तो भाइयों आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हैनली 3 ग्रेट कल्टीवेटर्स की मीटिंग अटेंड करता है जहां वॉर की प्लानिंग होती है। फिर हैनली और एक एसेंस एक्सचेंज करता है और मीटिंग खत्म होने के बाद वे वापस ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेट के कैंप में लौट आता है और सब चीज़ों की तैयारी करने लगता है सिक्लूजन में जाकर। 5 दिन बाद सब लोग सिटी से जा चुके थे और कोई नहीं था। फिर हैनली सिक्लूजन से बाहर निकलता है जहाँ कैंप में सिर्फ लेडी सॉन्ग बची थी, जिसके साथ वे निकल पड़ता है बैटलफील्ड की तरफ। हेवनली अलायंस के कैंप्स के बाहर वे एक लड़की से मिलता है जो उसकी नीस जैसी थी और जिससे वे काफ़ी बातें करता है। फिर उसे काफ़ी मेडिसिन और ट्रेजर देकर वहाँ से सीधे हेवनली अलायंस के कैंप पे पहुंच जाता है। सबसे मिलने के बाद वे एक रूम में बैठकर वॉर की तैयारी में लग जाता है। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाके उसे देख ले, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे हैनली रूम में बैठा था। फिर वे अपनी स्टोरेज पाउच से एक काला चमकदार वुडन बॉक्स निकाला। बॉक्स के ढक्कन पर कुछ नीली रिस्ट्रिक्शन टैलिस्मन्स लगे थे। उसने हाथ घुमाया और सब टैलिस्मन्स चमक कर गिरते हुए उनकी स्लीव में जा समाये। फिर हैनली ने उंगली से बॉक्स पर टैप किया और ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक छोटा सा टैलिस्मन पड़ा था जिस पर अजीबोगरीब रून्स बने थे। उसके ऊपर एक छोटी लाल फ्लड ड्रैगन की रूह तैर रही थी जैसे जिंदा हो। हैनली ने हाथ उबाकर टैलिस्मन को बुलाया। टैलिस्मन उछलकर उनके पास आया और उनके हाथ पर आराम से टिक गया। इस टैलिस्मन को रिफाइन करने में उन्हें काफी दिन लगे थे। 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार में जाकर रिफाइनमेंट हुआ, लेकिन बार बार फेलियर की वजह से ग्रेड 8 फ्लड ड्रैगन की सोल पावर बहुत कम हो चुकी थी। इसलिए हैनली को पूरा यकीन नहीं था कि स्पिरिट सबजुगेशन टैलिस्मन असली टेक्निक में बताए गए जितना पावरफुल होगा या नहीं। अब इसका असली टेस्ट तो सिर्फ बैटलफील्ड में ही हो सकता था। हैनली रून्स को उंगली से छूकर सोच में डूब गए। इसी वक्त हेवनली साउथ के कैंप से कई किलोमीटर दूर मोलान स्पेल वॉरियर्स के कैंप के नीचे 200-300 फीट जमीन के अंदर एक बड़ा स्टोन चेंबर था जहां कई लोग एक स्टोन टेबल के आसपास बैठकर चर्चा कर रहे थे। वहां 5 आदमी और 2 औरतें मौजूद थीं। उनमें से एक आदमी और एक औरत ने पूरा काला छुपा रखने वाला रोब पहना हुआ था जिससे उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी में हैनली के 2 पुराने दुश्मन भी बैठे थे। वही औरत सरनेम ले जिन्होंने येलो ड्रैगन माउंटेन के जंग में एंशिएंट लैंटर्न यूज किया था, और वो मिडिल एज स्कॉलर डिवाइन सेज जोंग जिसने हैनली का काफी पीछा किया था। टेबल पर बाकी लोग थे, एक सूखा सा वृद्ध, एक छोटा कद का आदमी और एक तेज तरारी एम्ब्रॉयडर्ड रोब वाला। सूखे बुजुर्ग ने पहले पूछा, सेज ले, होली लैंटर्न के लिए स्पिरिट ऑयल की तैयारी कैसी चल रही है? जितना ज्यादा लैंटर्न जल पाएगा उतने ही देर तक होली बर्ड को यहाँ बुलाया जा सकता है। इसमें कोई गलती नहीं चल सकती। ग्रीन रोब ले ने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत कीजिए डिवाइन सेज जू, ये हमारे मोलान ट्राइब की जिंदगी मौत का सवाल है। हमने 1000 साल से रखा हुआ स्पिरिट ऑयल निकाल लिया है। होली बर्ड को इस पूरी जंग में सस्टेन करने के लिए काफी होगा। फिर बुजुर्ग ने सेज जोंग से फॉर्मेशन की तैयारी के बारे में पूछा। जोंग ने विश्वास से कहा कि 12 सालों का रिसर्च बेकार नहीं गया। उन्होंने कई नए स्पिरिट टेक्निक फॉर्मेशंस तैयार किए हैं जो हेवनली साउथ की कल्टीवेटर्स को सरप्राइज कर देंगे। इसके बाद फाइट्स के अरेंजमेंट्स, बहेमथ्स, वाइल्ड स्पिरिट बीस्ट्स और इनशिफ्टिंग सेक्ट की डील पर बहुत बहस हुई। ब्लैक रोब्ड मैन और स्पेल वॉरियर सेजेस के बीच में काफी टेंशन बढ़ गई, पर अंत में कॉम्प्रोमाइज हुआ। वे लोग सोल्स कलेक्ट कर सकते हैं पर चुपचाप बैटल के बाद बिना किसी को दिखाए। फिर बात आई एक खास कल्टीवेटर पर जो गोल्डन लाइटनिंग यूज करता था। ब्लैक रोब वुमन ने कहा, उस कल्टीवेटर को हम चाहते हैं, ये हमारे सेक्ट के काम आ सकता है। डिवाइन सेज जू ने तुरंत समझ लिया, गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू, डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग, तुम लोग सिर्फ उसे मारना नहीं चाहते, तुम्हें उसका मैजिक ट्रेजर चाहिए। ब्लैक रोब्ड मैन ने भी इस बात को छुपाया नहीं। फिर दोनों तरफ से कंडीशंस रखे गए। डिवाइन सेज जू ने कहा, हमारे लिए तुम्हारे कॉपर कॉप सोल्जर्स बहुत काम आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि बैटलफील्ड के क्रिटिकल मोमेंट में तुम उन्हें रिलीज करो। ब्लैक रोब्ड मैन ने शर्त रखते हुए कहा, हो जाएगा, बट बदले में तुम्हें वो गोल्डन लाइटनिंग यूजर को जिंदा पकड़कर हमें देना होगा। श्रिवल्ड ओल्ड मैन ने थोड़ा नाराज टोन में कहा, उसको अलाइव पकड़ना? ब्रदर फैंग, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम जानते हो जोंग ने उस पर अटैक किया था। लेकिन वो बंदा सिर्फ लाइटनिंग मूवमेंट में ही एक्सपर्ट नहीं है, उसके पास एक ब्लड मूवमेंट टेक्निक भी है जो मैंने कभी देखी नहीं। उसको रोका ही नहीं जा सकता एस्केप करने से, और इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ भी कोई छोटी मोटी नहीं। उसको जिंदा पकड़ना मतलब हम में से किसी एक को पकड़ने जैसा है। बाकी डाओइस्ट फेलोस, क्या तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? अगर हम उसको किल कर दें और सिर्फ गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू ट्रेजर लें तब हम श्योर होंगे। ओल्ड मैन की बात सुनकर सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्लैक रोड मैन इंसिस्ट करेगा, लेकिन वो थोड़ा सोचकर बोले, सिंस उसको जिंदा पकड़ना इतना मुश्किल है तो मर भी जाए चलेगा। ये सुनते ही श्रिवल्ड ओल्ड मैन, स्कॉलर और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और साइलेंट वॉइस ट्रांसमिशन के थ्रू इस पर अग्रीमेंट दे दिया। फिर इन सब ने बाकी टैक्टिकल डिटेल्स डिस्कस करना शुरू किया। दूसरी साइड उसी वक्त हेवनली साउथ रीजन के एक हॉल में मास्टर सनरीच, वीवुया, लॉन्गहान और कुछ और कल्टीवेटर्स भी बैटल की प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ मेंबर्स कम थे। उन 3 के अलावा एक रेड रोब वुमेन थी और एक व्हाइट बियर्डेड बुजुर्ग जिनकी आईज ईगल जैसी शार्प और इंटेंस थी। वो ओल्ड मैन आधी बंद आंखों से बैठा था और उंगली में एक जेड रिंग पहने हुए था। रिंग पे एंशिएंट टैलिस्मन्स बने थे। लग रहा था ये भी कोई रेड ट्रेजर था। मास्टर सनरीच मुस्कुराते हुए बोला, फेलो डाओइस्ट एक्सेंट्रिक हेवनमेंच, इस बार हम आप पर काफी डिपेंड कर रहे हैं। हम यहाँ फ्रंट लाइन पर स्पेल वॉरियर आर्मी को रोकेंगे और आप लोग चुपचाप घुस जाएंगे सोरिंग हेवन सिटी में और उनके रिसोर्स वेयर हाउसेस को लूट कर लेंगे। स्पिरिट स्टोन्स, मटीरियल्स, सप्लाईज, अगर
अगर ये सब हम ले गए तो चाहे बैटलफील्ड पर मोलान लोग थोड़ी देर के लिए जीत भी रहे, रिसोर्सेज खत्म होते ही उनकी सारी स्ट्रेंथ टूट जाएगी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इन दोनों के बीच कभी बिटर हिस्ट्री रही हो। बिल्कुल काम डिप्लोमेटिक टोन। एक्सेंट्री हेवनवेंज अपनी रफ मेटालिक वॉइस में बोला, बस एक चीज का डाउट है, मोलान्स अपने सभी रिसोर्सेज इतनी आसानी से एक ही सिटी में स्टोर करके कैसे रह गए? कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? ओल्ड डेविल कॉनकॉर्ड कॉन्फिडेंस से बोले, बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे मोलान्स में जो स्पाई प्लेस्ड है उसके थ्रू कंफर्म इन्फो है। उन्होंने जो किंगडम्स ऑक्यूपाई किए वहां के माइंस और रॉ मटेरियल्स तो पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। जो रिसोर्सेज यूज में आ रहे हैं वो एक्चुअली ट्राइबल कॉन्ट्रीब्यूशन से आए हैं और वो सिर्फ एक सीक्रेट वेयर हाउस में स्टोर है। उस वेयर हाउस पे हेवी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और कुछ ग्रैंड सेजेस गार्ड भी कर रहे हैं, इसलिए वो टेंशन फ्री बैठे हैं। उनका प्लान ये है, अगर कोई इन्वेट करे रिस्ट्रिक्शन टाइम डिले देगी और तब तक वो सब आइटम्स रीलोकेट कर देंगे। वी वुया कोल्ड स्माइल के साथ बोला, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट उनका एक ग्रैंड सेज गार्ड ही एक्चुअली हमारा स्पाई है। वो अंदर से रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को ऑफ कर देगा, बस आपकी मूवमेंट सीक्रेटली होनी चाहिए और आप उन्हें बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ लोगे। एक्सेंट्रिक हेवनवेंज ने बोला, ठीक है, अगर गारंटी ये है तो मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं। काम होने के बाद लॉन्गहान तुरंत मुस्कुराया, काम खत्म होते ही हम 4 मेजर पावर्स स्टेट ऑफ अक्सू तुम्हें डेडिकेट करेंगे। तुम एक नया सेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हो और हमेशा के लिए उसके फाउंडिंग एंसेस्टर के रूप में जाने जाओगे। ओल्ड एक्सेंट्रिक ये सुन के खुश हो गया, बोला, ओके इट्स सेटल्ड, कल सुबह ही तैयारी करके स्टेट ऑफ यू में घुसने निकलता हूं। और फिर वो हॉल छोड़ के चला गया। उसके लाने के बाद डेविल कॉनकॉर्ड ने कॉशियस टोन में कहा, इस बंदे की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अच्छी लग रही है और इसके साथ जो वेग्रेंट कल्टिवेटर्स आए हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर मोलान गार्ड ऑफ गार्ड मिले तो फेल का चांस कम है। लॉन्गहान नॉडेड, यू आर राइट, बस हमें मोलान डिवाइन सेजेस को बैटलफील्ड पे बिजी रखना होगा, तब हेवनवेंज 70-80% चांसेस सक्सेसफुल होगा। लेकिन अजीब यह है कि इतनी बड़ी एज पर सेक्ट एस्टैब्लिश करने का क्रेज और इतने वेग्रेंट कल्टिवेटर्स को रिक्रूट करना काफी अनएक्सपेक्टेड। मास्टर सनरीच कामली एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल नॉर्मल है। हेवनवेंज मिड नासन सोल स्टेज पर 300-400 साल से स्टक है। लेट स्टेज ब्रेक थ्रू उसके लिए होपलेस लगता है, सो ही स्विच्ड गोल्स। लेगेसी बनाने में इंटरेस्ट आ गया और सेक्ट एस्टैब्लिश करना एक प्रेस्टिजियस थिंग है, और क्योंकि वो मेजर सेक्स के अच्छा रिलेशन नहीं रखता है तो ये अपॉर्चुनिटी यूज करने लगा। फिर मास्टर सनरीच ने सीरियस टोन में वी वुया को देखा, हेवनवेंज एक बैकअप प्लान है, लेकिन हम प्राइमरी बैटल को लाइटली नहीं ले सकते। हमें यहाँ बैटलफील्ड में जितना ज्यादा हो सके प्रेशर मेंटेन करना होगा। अगर हम पूरी तरह से हार गए, चाहे मोलान रिसोर्सेज भी खत्म हो जाए, फिर भी हम उनको रोक नहीं पाएंगे। ब्रदर वी, जो स्पेल वॉरियर स्पिरिट फॉर्मेशंस को काउंटर करने की रिस्ट्रिक्शंस तुम्हारी 9 नेशंस यूनियन ने बनाई हैं, वो रिलायबल है ना? वो हमारा मेजर डिफेंस है। वी वुया कॉन्फिडेंट टोन में बोला, हम स्पेल वॉरियर से इतने साल लड़ रहे हैं, अब हमें उनकी फॉर्मेशंस का नॉलेज लगभग उनके बराबर है। अगर हमारी कल्टीवेशन आर्ट्स डिफरेंट ना होती तो हम उनकी जैसी फॉर्मेशंस खुद बना सकते थे। डोंट वरी अबाउट इट। सनरीच सेटिस्फाइड हो गया। फिर उसकी गेज डेविल कॉनकॉर्ड पर खड़ी। डेविल कॉनकॉर्ड काम वॉल में बोला, हमारे 6 डेविल डाओ सेट्स ने भी तैयारी कर लिया है। कंट्रोलिंग स्पिरिट सेट अपनी 3 गार्डियन बीस्ट लाए हैं। हमारा हार्मोनियस बॉन्ड सेट एनियांग डेविल्स रिलीज करेगा। घोस्ट स्पिरिट सेट की माइटी सोल फॉर्मेशन रेडी है और बाकी सेट्स ने अपने सबसे हैवी ट्रम्प कार्ड्स निकाल रहे हैं। और फेलो डाओ सनरीच, आपके पास कोई स्पेशल किलिंग मूव रेडी है? मास्टर सनरीच लाइटली स्माइल करता है, हमारी राइटर्स डाओ अलायंस ने अपने एंसेस्ट्रल हॉल्स ओपन करके डजन एंशिएंट ट्रेजर्स निकाले हैं। बैटल के वक्त हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। डेविल कॉनकॉर्ड इस बात से विजिबली रिलीव्ड हो गया। फिर लॉन्गहान रिग्रेटफुल टोन में बोला, हमारे फिनिक्स क्राइस्ट सेक्ट ने भी कुछ एंशिएंट जेड टैलिस्मन्स निकाले हैं। उनका पावर मोलान वॉरियर्स को शॉक करने के लिए इनफ है, लेकिन वो बहुत पुराने हैं, इस बैटल के बाद मुश्किल से दोबारा काम आएंगे। मास्टर सनरीच थोड़ा सोचकर बोला, एंशिएंट जेड टैलिस्मन्स, इंप्रेसिव। मुझे यकीन है कि हेवनली डाओ अलायंस के दूसरे सेक्ट्स ने भी सॉलिड प्रिपरेशंस की होंगी। बस एक चीज रह जाती है, ये ब्लैक रोब्ड मैन और उनकी कल्टीवेशन स्टाइल। ब्रदर हुम, ये लोग डेविल डाओ कल्टीवेटिंग लगते हैं, क्या तुम उनकी टेक्निक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो? ब्लैक रोब्ड मैन स्लाइटली फ्रस्ट्रेटेड टोन में बोला, अगर वो डेविल डाओ है तो मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा? मैंने उनके कल्टीवेशन ट्रेड्स खुद देखे ही नहीं, सिर्फ 9 नेशंस यूनियन की रिपोर्ट सुने हैं, तो मैं एग्जैक्ट कंक्लूजन कैसे दूं? एक बात श्योर है, उनके डेविलिश टेक्निक्स हमारे हेवनली साउथ के 6 सेक्ट से ज्यादा प्योर, रिफाइंड और एडवांस लगते हैं, और वो घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के मेथड से रिजेंबल करते हैं। मास्टर सनरीच डार्क टोन में कंक्लूड करता है, घोस्ट स्पिरिट सेक्ट, हाँ, बैटल में सिर्फ सोरिंग हेवन सिटी में ही 7-8 ब्लैक रोब नासन सोल कल्टीवेटर्स देखे गए थे। ये क्लियरली एक ही सेक्ट के डिसाइपल्स लगते हैं। इतना बड़ा डेविल कल्टीवेटर ग्रुप सिर्फ एक ही जगह से आ सकता है, द ग्रेट जिन। बाकी सबने ये सुन के शौक नहीं दिखाया, जैसे वो पहले से ही सस्पेशन करते थे। तब फाइनली रेड रोड वुमन क्लियर वॉइस में बोली, सो क्या हुआ अगर वो स्टेट ऑफ जिन से है? उनके ब्लैक रोब्स का बिहेवियर देखो, शैडो में रहते हैं, ओपनली सामने नहीं आते। ये क्लियरली हमारे रीजन के मैटर्स में सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। हम उनको बस एडिशनल स्पेल वॉरियर ट्रीट करेंगे और बस। मास्टर सनरीच नॉट किया, बिल्कुल, चाहे जिनका कोई सेक्ट मोलान को सपोर्ट कर रहा हो, हमारे एनिमीज बस थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम थेमिलनी साउथ उनके हवाले कर देंगे। डेविल कॉनकॉर्ड सीरियस वॉइस में कहता है, ये सच है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना होगा कि जिनके कल्टीवेटर्स के पास हमारे रीजनल कल्टीवेटर्स से ज्यादा एडवांस्ड आर्ट्स और ट्रेजर्स होते हैं। अगर ये डेविल कल्टीवेटर्स कल बैटल में सीक्रेटली कुछ कर गए तो काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जिनकी टेक्निक्स और सीक्रेट ट्रिक्स काउंटलेस हैं और बहुत अनप्रिडिक्टेबल। लॉन्गहान ने वहां इंटरप्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ये पॉइंट अर्लियर कंसीडर किया था। याद है हमारे सबलाइम ट्रुथ सेक्ट का रिस्ट्रिक्शन ब्रेकिंग बीट? सनरिच ने आईब्रो रेस किया, रिस्ट्रिक्शन ब्रेकिंग बीट? लेकिन वो तो लो टियर रिस्ट्रिक्शंस के लिए है ना, और अगर नासन सोल के लेवल के रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना हो तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, वो बीट हेल्पफुल कैसे होगा? मास्टर सनरीच कॉन्फिडेंटली बोलता है,
अगर ये ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन ब्रेकिंग बीड्स होते तो हाई ग्रेड रिस्ट्रिक्शंस पे इसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन ब्रदर लॉन्ग को शायद ये नहीं पता कि बाहर वाले बीड्स एक्चुअली हाफ फिनिश्ड है। रियल रिस्ट्रिक्शन ब्रेकिंग बीड्स के लिए कुछ रेयर मटेरियल्स चाहिए होते हैं और उनको बनाना भी काफी मुश्किल होता है, पर जब असली बीड बन जाता है तो वो हाई ग्रेड रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने में काफी इफेक्टिव होता है। हाँ, बाकी चीजों में उतना यूजफुल नहीं, इसलिए हमारी सेक ने इनको ज्यादा रिफाइन नहीं किया। लेकिन इस बैटल के लिए हमने समहाउ 10 बीड्स इकट्ठा कर लिए हैं। अगर फाइट डेंजरस हो जाए तो बस बीड यूज करना और रिस्ट्रिक्शंस तुरंत ब्रेक हो जाएंगे, फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी। ओल्ड डेविल कॉनकॉर्ड मास्टर सन रीच की तरफ देखकर बोलता है, अब समझ आया तुम इतने रिलैक्स्ड क्यों थे। अच्छा बैकअप प्लान था। अगर ये बीट साथ हो तो कोई भी ट्रिक हमारे लिए मुश्किल नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हमारी हेवनली फील्ड सेक्ट के पास एक सीक्रेट मेडिसिनल पिल है जिसका नाम इवल रिटर्निंग पिल है। ये पिल खाते ही बॉडी का ट्रू एसेंस एक्टिवेट हो जाता है और मैजिक पावर आदि से ज्यादा रिकवर हो जाती है। साथ ही टेम्परेरली कल्टिवेशन बूस्ट भी मिलता है। हाँ, बाद में वाइटैलिटी डैमेज होता है, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में ये एक ट्रम्प कार्ड बन सकता है। लॉन्गहान हंसती हुई टोन में बोलता है, शानदार, इन दोनों मेथड्स के साथ अब मेरी टेंशन कम हो गई। फिर वो टॉपिक शिफ्ट करके बोलता है, अगला पॉइंट, उन ब्लैक रोब लोगों से कैसे डील करना है। ये डेविल डाओ के टेक्निक्स यूज करते हैं, तो बेटर होगा अगर राइटियस डाओ अलायंस के कल्टिवेटर्स इनको हैंडल करें। सबलाइम ट्रूथ सेक्ट के पास डेविल टेक्निक्स को स्पेसिफिकली काउंटर करने वाले स्पेल्स और टेक्निक्स हैं, इनके अगेंस्ट ये काफी इफेक्टिव रहेंगे। लॉन्गहान को सुन के मास्टर सन रीच तुरंत रिस्पांस देता है, बिल्कुल, ये डेविल कल्टिवेटर्स हम पे छोड़ दो, बस बाकी सेजेस का जिम्मेदारी तुम लोग संभालो। लॉन्गहान कहता है, ऑफ कोर्स, हम स्पेल वॉरियर्स को हैंडल करेंगे, बाकी डिटेल्स। मास्टर सन रीच के बिना हेजिटेशन अग्री करने पर सब लीडर्स काफी सैटिस्फाइड दिखते हैं। हॉल के अंदर उनकी मीटिंग सनसेट तक चलती रहती है, फिर सब शांत होकर डिस्पर्स हो जाते हैं। अग्रीमेंट फाइनलाइज होते ही सब अपने अपने प्रिपरेशंस करने वापस लौट जाते हैं। एंड देन फाइनल बैटल का दिन आ ही जाता है। सुबह पेट्रोलिंग कल्टिवेटर्स देखते हैं कि सामने वाले कैंप में मल्टी कलर्ड लाइट्स फ्लैश हो रही हैं। उसके बाद थंडर जैसी ड्रम बीटिंग सुनाई देती है। स्पेल वॉरियर्स के ग्रुप्स कामली कैंप से निकलते हैं और अपने मैजिक टूल्स पर सवार होकर बॉर्डर के सेंटर की तरफ उड़ते आ जाते हैं। इधर हेवनली साउथ कैंप भी एक्टिवेट हो जाता है। बेल चाइम सुनाई देती हैं। कल्टिवेटर्स जो मेडिटेशन में थे सब इंस्टेंटली स्काई में स्ट्रीक्स ऑफ लाइट बनकर ऊपर उठ जाते हैं। दोनों तरफ से मैसिव मैजिकल लाइट स्काई में भर जाती है और दोनों आर्मीज एक दूसरे की तरफ जायंट वेव्स की तरह एडवांस करते हैं, लेकिन करीब 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर दोनों रुक जाते हैं। अब दोनों आर्मीज डायरेक्टली एक दूसरे को देख सकते हैं। हॉस्टिलिटी हवा में भर चुकी होती है। एक तरफ पूरी कॉम के सर्वाइवल स्टेक पर, दूसरी तरफ अपने होमलैंड की रक्षा का जुनून। लड़ाई ऑफिशियली स्टार्ट होने से पहले ही एक भारी किलिंग इंटेंट एटमॉस्फेयर में फैल चुका होता है। इस सब के बीच हानली 1000+ कल्टिवेटर्स के ऊपर फ्लोट करते हुए दूर स्पेल वॉरियर आर्मी को कोल्ड गेज से देख रहा होता है। मल्टी कलर्ड स्ट्रीक्स वाली मूलान आर्मी 5 किलोमीटर तक फैली होती है। क्लियरली दोनों साइड्स ने अपने मेन फोर्सेस भेज दिए थे। टोटल नंबर्स एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, लेकिन 60-70 के पार्टिसिपेंट्स इजीली प्रेजेंट थे। हाई ग्रेड कल्टिवेटर्स जो नॉर्मली रेयर होते हैं, यहां पर लिटरली हर जगह स्कैटर्ड दिखते हैं। दोनों आर्मीज की डिफरेंसेस क्लियरली नोटिसेबल होती हैं। स्पेल वॉरियर्स सिंपल वेपन्स, बीड्स, बोल्स ऑफ लाइट, फ्लैग्स, स्वॉर्ड्स ऑलमोस्ट नहीं। कल्टिवेटर्स swords, sabers, glowing magical artifacts, powerful aura, tool quality far superior. डिसिप्लिन में ऑपोजिट सीन। स्पेल वॉरियर्स परफेक्ट फॉर्मेशन में साइलेंट इंटिमिडेटिंग, कल्टिवेटर्स लूज फॉर्मेशन विस्परिंग, लोग पोजीशन छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं, सीनियर्स उनको कॉन्स्टेंटली डिसिप्लिन कर रहे हैं। ये देख हानली सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट में हेड शेक करता है। बाद में हानली अपने पाम में 2 चीजें निकालता है, जेट ब्लैक बीड एंड रेड स्क्वायर पिल। ये वही गिफ्ट्स थे जो मास्टर सनरीच ने लास्ट नाइट भेजे थे। हानली को ये देख कॉन्फिडेंस मिलता है कि सब फैक्शंस ने बैटल के लिए अपनी ट्रम्प कार्ड्स निकाली हैं। आर्टिफैक्ट्स, कॉफिन्स, जायंट गोंग, टैलिस्मैन कवर्ड स्टैच्यूज, ईच हाइडिंग अननोन स्पेल्स एंड वेपन्स। स्पेल वॉरियर्स भी श्योरली कुछ डेंजरस ट्रम्प कार्ड्स छुपाए बैठे हैं। इस बैटल का रिजल्ट किस तरफ जाए, इट्स इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। बोथ आर्मीज ग्राउंड टच करते ही साइलेंट हो जाती हैं। तभी स्पेल वॉरियर्स साइड से कमोशन होता है और वो 3 श्रिवल्ड ओल्ड मैन, शॉर्ट मैन और स्कॉलर एडवांस करते हैं। ये मूलान के 3 डिवाइन सेजेस होते हैं। कल्टिवेटर साइड से मास्टर सन रीच, वेवुलिया और डेविल कॉनकॉर्ड फॉरवर्ड आते हैं। 100 फीट के गैप पर दोनों ग्रुप्स एयर में रुक जाते हैं। स्कॉलर जॉन कोल्ड वॉइस में कहता है, अब भी चांस है तुम्हारे पास डिसीजन बदलने का। अगर तुम हेवनली साउथ का आधा रीजन मूलान ट्राइब को दे दो तो हम एनिमी से फ्रेंड्स बन सकते हैं, अदरवाइज चाहे तुम जीतो या हारो, डैमेज तुम्हारे रीजन को ही होगा। वेवुलिया काम रिप्लाई देता है, तुम्हारी बात जोक लगती है। हाँ, हमारे हेवनली साउथ कल्टिवेटर्स को हेवी लॉसेस होंगे, लेकिन अगर तुम मूलान हार गए तुम्हारी एंटायर रेस वाइप आउट हो जाएगी, तो शायद तुम लोगों को ज्यादा कॉशियस होना चाहिए। श्रिवल्ड ओल्ड मैन सीधा बोलता है, लगता है अब बात करने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी तरफ से नेगोशिएशन का कोई चांस
चांस नहीं बचा तो अब हम सिर्फ डेथ बैटल ही कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वेजर्ड बैटल होगा। हम रिस्ट्रिक्शन सेट करेंगे, जो भी रिजल्ट हो उसके बाद हम सीधा फुल फोर्स से लड़ेंगे। उससे क्लियरली समझ आ गया था कि अब इन 3 ग्रेट कल्टीवेटर्स को कन्विंस करना सिर्फ सपना देखने जैसा था। डेविल कॉनकॉर्ड उसकी तरफ स्नीयर करके देखता है, ठीक है, पर वो कैप्टिव्स का क्या हुआ जो तुमने प्रॉमिस किए थे? अगर वो नहीं दिखते? है। ओल्ड मैन थोड़ा रुकता है, फिर पीछे मैसेज भेजता है। तुरंत ही स्पेल वॉरियर्स अपनी फॉर्मेशन हिला देते हैं और उनकी बीच से 1000 से ज्यादा कल्टीवेटर्स बिना वेपन्स, सिर्फ कपड़ों के साथ धक्का देकर आगे भेजे जाते हैं। जब ये कैप्चर्ड कल्टीवेटर्स सामने आते हैं, सबके चेहरों पर अलग एक्सप्रेशंस, कुछ शर्म से लाल, कुछ गुस्से से भरे, कुछ की आंखों में हेट। हेवनली साउथ साइड भी इनको पहचान लेती है, ये उनके ही लोग थे। मास्टर सनरीच और बाकी लीडर्स एक दूसरे को देखते हैं, एनर्जी रिलैक्स होती है और वो नॉट करते हैं। शॉर्टी भी इरिटेट होकर बोलता है, अब तो देख लिया तुमने, अब तो खुश हो, जल्दी वेजर्ड बैटल स्टार्ट करो। वेयुआ कामली रिप्लाइज, इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम इस वेजर में कोई चाल खेलना चाहते हो? शॉर्ट मैन का रिएक्शन तुरंत बदलता है और वो धमकी देता है, अगर तुम लोग लड़ने से डरते हो तो हम इन कल्टीवेटर्स को सैक्रिफाइस कर देंगे, तब क्या करोगे? वेयुआ की आंखों में कोल्ड लाइट चमकता है और वो बोलता है, तुम हमें थ्रेट कर रहे हो। श्रिवल्ड ओल्ड मैन एकदम एक्सप्रेशनलेस रहता है, लेकिन उसकी वॉइस थोड़ी वेनमस हो जाती है। थ्रेट की जरूरत नहीं, बस अगर तुम वेजर्ड बैटल नहीं करते तो ये कैप्टिव्स हमारे किसी काम के नहीं, मोरल बूस्ट करने के लिए यूज कर लेंगे। मास्टर सनरीच सीरियस हो जाता है, अच्छा ठीक है, अगर वेजर्ड बैटल चाहिए तो उसके बदले कैप्टिव रिलीज करो। शॉर्ट मैन इंस्टेंटली मना कर देता है, रिलीज? हाँ, तुम सोचते हो हम इतने बेवकूफ हैं? वेयुआ साफ बोलता है, और हम तुम पर कैसे ट्रस्ट करें? अगर बैटल के बाद तुम अपना प्रॉमिस तोड़ो तो? शॉर्ट मैन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन सडनली श्रिवल्ड ओल्ड मैन बीच में बोलता है, बस फजूल बात बंद करो। वेजर्ड बैटल से पहले हम आधे कैप्टिव्स रिलीज करेंगे, बाकी रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। अगर पसंद नहीं तो अभी वापस जाके वॉर शुरू कर दो। मास्टर सनरीच भी तुरंत फाइनल डिसीजन करता है, ठीक है, हम इस कंडीशन पर अग्री करते हैं, होस्टेज रिलीज करो और हम रिस्ट्रिक्शन सेटअप करते हैं। ये डील मैक्सिमम कंसेशन था जो मुलान दे सकता था, वरना उन्हें अपनी आर्मी को आंसर देना मुश्किल हो जाता। अग्रीमेंट होने के बाद दोनों साइड्स अपने कैंप्स लौट जाते हैं। हनली भी क्वाइटली अपनी जगह चेंज करता है, अब वो कल्टीवेटर्स के ग्रुप में हाइड हो जाता है ताकि स्पेल वॉरियर्स उसको पहचान न लें। मास्टर सनरीच और मोलान की पूरी कन्वर्सेशन हनली ने अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल सेंस से क्लियरली सुन ली थी। ये देख हनली के लिप्स पर हल्की स्माइल आ जाती है। जैसे ही हाफ कैप्टिव्स रिलीज होते हैं, वो खुशी से उड़कर हेवनली साउथ साइड में आने लगते हैं। लेकिन ये भी क्लियर था कि मास्टर सनरीच ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि जैसे ही ये रेस्क्यूड कल्टीवेटर्स अप्रोच करते हैं, उन्हें वेलकम करने के लिए पहले से हंड्रेड्स ऑफ कल्टीवेटर्स तैयार थे। उनका काफी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन होता है, कोई स्पाई या मैनिपुलेशन ना हो, कंफर्म करने के बाद ही उनको सेफली आर्मी में अलाउ किया जाता है। शॉर्टी भी ये सब दूर से देखता है और फ्रस्ट्रेटेड स्नॉट करता है। हेवनली साउथ वाले तो बहुत ही कॉशियस निकले, शायद अच्छा हुआ मैंने इन कैप्टिव्स को हार्ट लॉस पिल नहीं खिलाई, वरना ये इंस्पेक्शन पास करना मुश्किल हो जाता। स्कॉलर जोंग उससे अग्री करता है, बिल्कुल, ये 3 ग्रेट कल्टीवेटर्स कोई आसान लोग नहीं, छोटी मोटी ट्रिक उन पर काम नहीं करेगी। अगर सांप को मारना ही है तो सीधा उसके कमजोर जगह पर स्ट्राइक करो, वरना उल्टा नुकसान हो सकता है। श्रिवल्ड ओल्ड मैन सिंपली अपनी गोटी स्ट्रोक करता रहता है, उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। हनली अब डिस्टेंस से देख रहा होता है। दोनों साइड्स के कल्टीवेटर्स और स्पेल वॉरियर्स 10 सेपरेट स्पॉट्स पर फॉर्मेशंस क्रिएट करने लगते हैं, बिल्कुल दोनों आर्मीज के बीच के सेंटर पॉइंट पर। ये फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स दोनों साइड से स्पेशली ट्रेंड थे, रिस्ट्रिक्शंस और फॉर्मेशंस पर मास्टरी रखते थे, और क्योंकि ये ओपनली स्टैंडर्ड फॉर्मेशंस थे, उनमें कोई हिडन ट्रैप या डिसेप्शन होता तो तुरंत पकड़ा जाता। नॉर्मली ऐसा फॉर्मेशन बनाना काफी टाइम लेता, लेकिन यहाँ तो डजन्स ऑफ मास्टर्स एक साथ काम कर रहे थे और रिफाइंड प्लेट्स एंड मटेरियल्स भी रेडी थे। सो सिर्फ 15 मिनट्स में पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। फिर फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और 10 ह्यूज व्हाइट लाइट बैरियर्स अपीयर होते हैं। हर एरिया 700-800 फीट का कवर्ड रीजन। फॉर्मेशन मास्टर्स चेक करके सेफ डिक्लेयर करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अब हर बैरियर पर एक कल्टीवेटर और एक स्पेल वॉरियर अपॉइंट होता है सुपरवाइजर के रूप में। इनमें से एक था ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट की सॉन्ग सरनेम्ड वुमन। व्हाइट ब्रोब्स फ्लटर करते हुए वो सेकंड लास्ट पोजीशन बैरियर पर आती है। हनली इसको देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। उसके इस पोजीशन पर होने का मतलब था कि हनली इस बैरियर में फाइट करेगा। सेम सेक्ट वॉचर होने से ट्रस्ट और रेस्क्यू सपोर्ट गारंटीड था। ये एक्चुअली सजेशन भी हनली का ही था, क्योंकि बाकी सेक्ट डिसाइपल्स के बारे में वो इतना श्योर नहीं था। अब फॉर्मेशन कंप्लीट था तो वेजर्ड बैटल पार्टिसिपेंट्स एंट्री करने लगते हैं। स्पेल वॉरियर्स साइड से 10 ब्लैक रोब्ड फिगर्स आते हैं। इनके बॉडी से इविल एरा और डेविलिश की फैल रही होती है। हनली की आंखें नैरो होती हैं, डेविल कल्टीवेटर्स, और अजूरे लाइट के फ्लैश के साथ वो स्काई में स्ट्रीक बनकर अपनी जगह ले लेता है। बाकी 9 नेसेंट सोल एल्डर्स भी फॉलो करते हैं। उनमें हनली पहले से काफी फेसेस पहचान चुका था, लाइक डाविस्ट शैटर्ड सोल,
ओल्ड डेविल, क्लाउड ड्यू, वुमन बाई, कुछ नए फेसेस भी थे। ये सब अपने असाइंड बैरियर्स के ऊपर हवर करते हैं। हनली लेडी सॉन्ग को नोट करता है, देन कामली अपने ओपोनेंट को स्टेयर करता है। उसके माइंड में थॉट फ्लैश होता है, इस ब्लैक रोब्ड इंसान की डेमोनिक की इतनी वायलेंट क्यों है? क्या इसने कोई डोमिनेटिंग पिल ली हुई है, इविल रिटर्निंग पिल जैसा कुछ? अगर बात सिर्फ यहीं तक होती, हनली को कोई डर नहीं। ऑपोजिट ब्लैक रोब्ड मैन की आईज ग्रीन ग्लो में चलक रही होती हैं। क्लियरली वो एक अर्ली नेसेंट सोल डेविल कल्टिवेटर था, मिड स्टेज तक नहीं पहुंचा था। हनली दूसरे ब्लैक रोब्ड ओपोनेंट्स को भी ऑब्जर्व करता है, सब सिमिलर स्टेज के, कोई मिड नेसेंट सोल नहीं। हनली इंटरनली अलर्ट हो जाता है, ये वेजेड बैटल कुछ सही नहीं लग रही थी। पर कोई भी डेविल टेक्निक यूज हुई तो हनली के पास अल्टीमेट किलर था, डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग, जिससे वो ओपोनेंट को इंस्टेंट किल कर सकता था। उसके डेंटियान में गोल्डन लाइटनिंग को रेडी था। नेसेंट सोल लिटरली उसको हग करके सदा ब्लास्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड था। फिर ब्लैक रोब्ड ओपोनेंट एक स्टोरेज बैग निकालता है गैम्बलिंग मटेरियल्स के साथ। हनली भी अपना स्टोरेज बैग निकालता है। वो एक्सचेंज करते हैं, मटेरियल्स चेक होते हैं, रेयर वैल्यू कंफर्म होती है, एक्सचेंज सक्सेसफुल। कल्टिवेटर सॉन्ग और स्पेल वॉरियर दोनों साइमल्टेनियसली इनकैंटेशन चांट करते हैं। बैरियर ब्लिंक होता है, फिर डिसॉल्व हो जाता है। हनली और ओपोनेंट एक ही मोमेंट में फॉर्मेशन के सेंटर एंटर करते हैं। दोनों प्राउडली एक दूसरे को देखते हैं, फिर बैरियर वापस शट हो जाता है, फाइट सील्ड। बाकी 9 पेयर्स भी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। दोनों आर्मी साइलेंट हो जाती हैं। थाउजेंड्स ऑफ वाइज टेंशन में बैटल्स के सिलुएट्स देख रहे होते हैं। इनसाइड बैरियर हनली अब पूरा फोकस ओपोनेंट पर। अजूरे ग्लो इंटेंस होती जा रही है। इंटरनल फ्लाइंग सोर्ड्स वाइब्रेशंस के साथ रेडी टू लॉन्च, और सबसे पावरफुल डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग गोल्डन स्फीयर फुल एटॉमिक डिटोनेशन लेवल की चार्ज के साथ स्ट्राइक करने ही वाला था। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।